आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल हमास जंग में नए ईरानी रेजिस्टेंस मोर्चे की एंट्री। इराक के कताइब हिजबुल्लाह की धमकियों से थर्राया इजराइल। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एससी के फैसले को ठहराया गलत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। असम के मोरीगांव में 1500 मुस्लिम घरों को बनाया गया निशाना। जगह खाली करने के लिए 12 जून को दिया गया था नोटिस। मेरठ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई। हिंदू संतों पर मुस्लिम समझकर किया गया हमला। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रीजनल लैंग्वेज को शामिल करने पर दिया जोर। कहा, अंग्रेजी में पेश की जा रही दलीलों को नहीं समझ पाते लोग। हुज्जाज की आखिरी परवाज के साथ हज ऑपरेशन खत्म। गया हवाई अड्डे पर हाजियों का हुआ शानदार इस्तकबाल। शुमाली दिल्ली में GTB अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल। वार्ड में घुसकर मरीज के कत्ल से दहशत सिक्योरिटी की कर रहे मांग। 14 महीनों से तशद्दुद की आग में जल रहा मणिपुर। सिक्योरिटी एहलकारों के काफिले पर हमला, एक जवान शहीद। नेपाल से जुड़े यूपी बिहार के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। असम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 110 के पार। बिजली के बिलों की कीमतों में 37.5% की बढ़ोतरी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया एहतजाज। दिल्ली में 600 पॉल्यूशन कंट्रोल मरकज रहे बंद। पेट्रोल डीलरों ने कीमत में इजाफे पर किया एहतजाज। इजराइल के साथ हमास हिजबुल्लाह की खूंखार जंग में इराक के कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप की एंट्री हो गई है। गजा में अल मवासी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल की सबसे बेरहम एयर स्ट्राइक के बाद पूरा मिडिल ईस्ट भड़क उठा है। इजराइल की इस वहशियाना हरकत के लिए कताइब हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजराइल को सख्त अल्फाजों में चेताया है, बल्कि इजराइल के जुर्मों पर पर्दा डालने वाले अमेरिका और सऊदी अरब को भी हड़काया है। साउथ गजा के खान यूनिस में मौजूद अलमवासी राहत कैंप, जिसे इजराइल ने सेफ जोन मुकर्रर किया था, उसी मकाम पर इजराइल ने बेरहम बमबारी की, जिसमें तकरीबन 90 फिलिस्तीनी हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। अलमवासी राहत कैंप पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद मिडिल ईस्ट में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स ने इजरायली फौज पर हमलों में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों ने तो दूसरी तरफ गजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों के होश उड़ा दिए हैं। इसी कड़ी में इराकी मिलिटेंट ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने इजराइल और उसके हामियों को अपने निशाने पर लेते हुए बड़ा हमला बोला है। न्यूज वेबसाइट द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इराक में ईरान हिमायती मिलिटेंट ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने इजराइल और सऊदी अरब को कड़े अल्फाजों में खबरदार किया है। ग्रुप ने इजराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्जाम लगाया और साथ ही अमेरिका, सऊदी अरब, बहरैन और UAE को इजराइल के साथ मुलव्विस होने को लेकर भी चेताया है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज वेबसाइट के मुताबिक कताइब हिजबुल्लाह ने इजरायली हुकूमत को धमकाते हुए कहा कि जियोनी दुश्मन सिर्फ हथियारों की जुबान समझता है। इजराइल ने ताकत के जरिए जो लिया है उसे हम ताकत के जरिए ही दोबारा हासिल कर लेंगे और इसके लिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को जियोनी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट तनाज़े में कताइब हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। इजराइल और उसके हामियों को कताइब हिजबुल्लाह की धमकी बहुत अहम है, क्योंकि इसका रुख इजराइल और सऊदी अरब दोनों पर है और मिडिल ईस्ट खित्ते में इजराइल के खिलाफ ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के जरिए एक और मोर्चे में इजाफे की नुमाइंदगी करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतवार को एक बैठक हुई, जिसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और इस बैठक में कहा गया कि ये फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ है। वहीं मॉब लिंचिंग समेत कई मुद्दों पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल भी किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम ख्वातीन को मेंटेनेंस अलाउंस यानी कि गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब चैलेंज करेगा। बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इसके अलावा मुस्लिम बोर्ड उत्तराखंड में मंजूर शुदा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC कानून को भी चैलेंज करेगा। बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला शरीयत के खिलाफ है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है और आइन में मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बुनियादी हक भी है और इस फैसले से ख्वातीन को नुकसान पहुंचेगा। तजवीज में ये बात भी सामने आई है कि बोर्ड इसकी कोशिश करेगा कि कैसे इस फैसले को रोल बैक किया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से गवर्न होता है, जैसा हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। तो आप शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को ख़त्म कर दें, आप आर्टिकल 25 ख़त्म कर दें और कहें यूनिफॉर्म कोड लाएंगे, तो ये बात गलत है। हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। हमारा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये महिलाओं के हक में फैसला है। हमारा मानना है कि महिलाओं के हक में नहीं है फैसला। दो बातें इस सिलसिले में, एक बात तो ये कि ये शरीयत के कानून से कन्फ्लिक्ट करता है ये फैसला। असम के मोरीगांव जिले में एक जंगल और रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बसे करीब 1500 खानदानों ने सरकारी हुक्म के बाद इस इलाके को खाली करना शुरू कर दिया है। 12 जून को जारी किए गए
इस हुक्म में रिहायशियों से 10 दिनों के अंदर जमीन खाली करने को कहा गया है। जिला कमिश्नर देवाशीष शर्मा ने कहा कि ज्यादातर खानदानों ने नोटिस की तामील की है। शर्मा ने कहा कि 12 जून को उन्हें एक नोटिस भेजा गया था जिसमें उन्हें 10 दिनों के अंदर जमीन खाली करने का हुक्म दिया गया था और उनमें से ज्यादातर ने उसकी पैरवी की है। तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल यह खानदान जागी रोड के सलभंगा गांव में सरकारी अराजी पर रह रहे थे, यानी कि सरकारी जमीन पर रह रहे थे। ताहम मकीनों का दावा है कि बंगाली निसाद मुस्लिम खानदानों को निशाना बनाया गया है और तकरीबन तमाम घर मुस्लिम खानदानों के ही हैं। दूसरी तरफ काली मंदिर और आसपास के मकानात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लोगों का कहना है कि दहाइयों पुराना मदरसा तबाह हो गया और मस्जिद की दीवार शहीद हो गई, लेकिन काली मंदिर और आश्रम को हाथ तक नहीं लगाया। इसके अलावा लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुहिम की सुबह गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से जारी इंतहामी कार्रवाई को रद्द करने के बावजूद भी तोड़फोड़ जारी रही। लोगों का यह भी कहना था कि मुबैना तौर पर मुस्लिम घरों पर नोटिस चिपकाए गए, लेकिन गैर मुस्लिम घरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 हिंदू संतों पर हिंदुत्व समर्थकों ने मुस्लिम समझकर हमला कर दिया। ये हमला लिसाड़ी गेट थाने के सामने प्रहलाद नगर के पास हुआ है। आपको बता दें, मुतासरीन गोरू कुमार, गोपीनाथ और सुनील कुमार हरियाणा के रिहायशी हैं। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक साधुओं पर बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया था। उन्हें लाठियों से मारा गया और उन्हें अपनी शिनाख्त साबित करने के लिए हनुमान चालीसा और दीगर हिंदू मंत्रों का जाप करना पड़ा। हमलावरों में से एक ने हमले को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें साधु को दर्द में देखा जा सकता है। हमले के बाद मेरठ पुलिस ने साधु को हिरासत में ले लिया है और उनकी शिनाख्त के बाद पता चला कि वो हरियाणा के जमुनानगर जिले के जगाधरी के हिंदू थे और बाद में उन्हें घर भेज दिया गया। पुलिस ने अभी तक इस मामले की तफ्तीश नहीं की है। ये वाकया शकूक और मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद की वसी नमूने की अक्कासी करता है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यवाही इंग्लिश में होती है, लेकिन जिन लोगों के मामलों की सुनवाई होती है वो अक्सर अदालत में पेश की जा रही दलीलों को समझ नहीं पाते हैं। दरअसल लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट्स में कार्रवाई अंग्रेजी में चलाई जाती है। अक्सर अदालत में मौजूद ज्यादातर लोग पेश किए जाने वाले दलाइल को नहीं समझ पाते हैं। अब तक ये पता चला है कि आम लोगों को अपने हुकूक और स्कीमों को समझने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि वो अंग्रेजी जबान नहीं जानते। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मजीद कहा कि वो किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं और न ही ये तजवीज़ दे रहे हैं कि अंग्रेजी को कानूनी ज़बान से हटा दिया जाए, बल्कि वो सिर्फ एक मशवरा दे रहे हैं कि इसमें इलाकाई ज़बानें भी शामिल की जाए ताकि लोगों को दलीलों को और स्कीमों को समझने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 9 जुलाई को शुरू हुई बिहार में हुज्जाज की वापसी का सिलसिला आज हाजियों की आखिरी परवाज के साथ खत्म हुआ। गया हवाई अड्डे पर आखिरी परवाज में वापसी करने वाली हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। गया हवाई अड्डे पर बिहार के हाजियों के आखिरी काफिले की वापसी के साथ ही हज ऑपरेशन 2024 का इख्तिताम हुआ। गया हवाई अड्डे पर आखिरी काफिले के इस्तकबाल के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन, हज भवन की जानिब से चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक समेत सरकारी अमले के कई लोग मौजूद रहे। हाजियों का वालिहाना खैर मकदम करते हुए डीएम ने मुबारकबाद पेश की और उनके मुकद्दस सफर के ताल्लुक से तफसील मालूम की। साथ ही डीएम त्यागराजन ने कहा कि यहाँ हाजियों के लिए सारे इंतजामात बेहतर थे। मुल्की सतह पर यहाँ के इंतजामिया के इंतजामात की सताइश होती है। इसी दौरान हाजियों को मक्का में अय्याम हज के दौरान पेश आई परेशानियों पर चेयरमैन ने कहा कि इस बार हज 2025 के लिए हज भवन की जानिब से लोगों से अपील की जाएगी कि वो अपने उम्र रसीदा आजमीन के साथ एक नौजवान को जरूर भेजें ताकि वहाँ उन्हें मुश्किलात का सामना ना हो। दिल्ली के एक अस्पताल से फिर एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक मरीज का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये मामला दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर यानी कि GTB अस्पताल का है, जहां गोली के चलने की आवाज के साथ ही अफरा तफरी मच गई। बता दें कि GTB अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये वार्ड भी अस्पताल की चौथी मंजिल पर वाक़ है। जिस वक्त हमलावरों ने वार्ड नंबर 24 में दाखिल मरीज पर फायरिंग की, उस वक्त वार्ड में करीब 20 मरीज और दाखिल थे। साथ ही 3 रेजिडेंट डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ मरीजों को देख रहे थे। हमलावरों ने जिस वक्त मरीज यानी कि रियाजुद्दीन पर फायरिंग शुरू की, उस वक्त PG डॉक्टर ईशा मरीज को देख रही थी। हमलावरों ने डॉक्टर को धक्का देकर पीछे फेंक दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। अचानक हुई फायरिंग को देखकर नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के तीमारदार भी इधर उधर भागने लगे और मौके पर अफरा तफरी मच गई।
इस वारदात के बाद सिक्योरिटी की मांग करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के ऐलान पर सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी नहीं मिल जाती वो अस्पताल का काम नहीं करेंगे। मणिपुर में बीते 14 महीने से जारी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा आए दिन एक नई जान ले लेता है। हालिया हमले में एक जवान भी शहीद हो गया है। मणिपुर के जिरीबाम में सीआरपीएफ और पुलिस टीम के काफिले पर कुकी अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और पुलिस का एक अफसर भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने बताया कि मोंगबुंग में कुकी अस्करियत पसंदों ने पहाड़ी इलाके से गोलाबारी की। गोली सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा के सिर पर लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। बताते चलें कि मोंगबुंग में गोलाबारी हफ्ते की देर रात से ही शुरू हो गई थी। इतवार की सुबह सीआरपीएफ और पुलिस ने अस्करियत पसंदों पर जवाबी कार्रवाई भी की थी। इसमें अस्करियत पसंदों को कितना नुकसान पहुंचा है, अभी तक इसकी मालूमात सामने नहीं आई है। वहीं मणिपुर पुलिस ने इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है। इसमें इम्फाल ईस्ट में एक AK-56 राइफल, एक SLR, एक पिस्तल, 2 ग्रेनेड और 25 राउंड की गोलियां भी बरामद की हैं। इसी के साथ ही मणिपुर में जारी तशद्दुद को लेकर कांग्रेस ने दुख का इजहार किया है। पार्टी की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट की गई, जिसमें लिखा कि 1 साल से ज्यादा हो गया, मणिपुर आज भी तशद्दुद की आग में झुलस रहा है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में मस्त है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नेपाल की सरहद से लगी रियासतों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा यूपी और बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे यूपी के करीब 17 जिले सैलाब की जद में आ गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में करीब 97 गांव सैलाबी सूरत हाल का शिकार हैं, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में 50,000 की आबादी पानी में घिरी हुई है। वहीं दिल्ली में भी आज सुबह कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भरने से गाड़ियों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई। महाराष्ट्र में रत्नागिरी समेत कई जिलों में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई, जिस वजह से कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट रहीं। महकमा मौसम ने 20 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत नॉर्थ ईस्ट की रियासतें भी शामिल हैं। वहीं गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 10 रियासतों में 5 दिनों तक बारिश की भी वार्निंग जारी कर दी है। इसी के साथ ही असम में हालात पहले से थोड़े बेहतर होते नजर आए, लेकिन अभी भी 17 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। असम के कुछ जिलों और बराक घाटी को छोड़कर रियासत के कई हिस्सों में अभी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। इसी बीच रियासत में सैलाब के चलते 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिसको मिलाकर अब तक सैलाब, बारिश और बिजली गिरने की वजह से होने वाली मौतों की तादाद 109 पहुंच गई है। दिल्ली में बिजली के बिलों की कीमत में हुए इजाफे को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली हुकूमत पर निशाना साध रही है और वजीर आला केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। आज भी दिल्ली के 14 इलाकों में बीजेपी के लीडरान और कारकुनान ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। दिल्ली में आज बड़े पैमाने पर हुए एहतजाज में बीजेपी लीडर मनोज तिवारी, बीजेपी रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा समेत कई लीडरान ने शिरकत की। बीजेपी MP मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम दिल्ली के हर इलाके में जहां भी इन बिजली कंपनियों के दफ्तर हैं, वहां पर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। ये उनके लिए वार्निंग है कि वो सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं, नहीं तो दिल्ली की आवाम ना तो बिजली कंपनियों को माफ करने वाली है और ना ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत को। वहीं दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ को खत लिखकर एक पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज में हुए इजाफे के मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। सचदेवा ने साथ ही ये भी कहा कि एक तरफ दिल्ली की आवाम शदीद उमस भरी गर्मी की मार झेल रही है और दूसरी तरफ बिजली के भारी बिल अदा करने पर भी दिल्ली की आवाम मजबूर है। वहीं कुछ दिन पहले तक दिल्ली की आवाम को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा था। हालांकि वो मामला अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कई मकामात पर लोग पीने के पानी की कमी का शिकार हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस रियासती सदर देवेंद्र यादव ने भी कहा कि हमारा मकसद दिल्ली की आवाम की आवाज को दिल्ली हुकूमत के कानों तक पहुंचाना है। पार्टी ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। कांग्रेस घरों तक पीने का पानी पहुंचाने, जल भराव होने, बिजली की कटौती, बिजली की कीमतों में इजाफा और आवाम से जुड़ी सारी परेशानियों को लगातार उठा रही है और लोगों के बीच इन मुद्दों पर चर्चा भी कर रही है। पेट्रोल डीलरों के एहतजाजी मुजाहिरे की वजह से दिल्ली में 400 पेट्रोल पंपों के तकरीबन 600 पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर आज बंद रहे। दिल्ली हुकूमत की तरफ से पोल्यूशन सर्टिफिकेट की कीमतों में इजाफे के बाद से ये एहतजाज शुरू किया गया।
पेट्रोल डीलर्स और पंप मालिकान के एहतजाज की कॉल पर कौमी दारुल हुकूमत के 400 पेट्रोल पंपों के तकरीबन 600 PUCC मराकज़ पीर के दिन यानी कि आज बंद रहे। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हुकूमत की तरफ से PUCC आलूदगी सर्टिफिकेट फीस के बंद करने के ऐलान के बाद इस एहतजाज की कॉल दी। वहीं DPDA के सदर निशल सिंघानिया ने PTI को बताया कि एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है क्योंकि PUCC मराकज़ को चलाना नाकाबिले अमल हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 400 पेट्रोल पंप हैं और इन सभी में पेट्रोल PUCC मराकज़ हैं। इनमें से कुछ के पास डीजल PUCC मराकज़ भी हैं, जो PUCC के मराकज़ की तादाद तकरीबन 600 तक ले जाते हैं। केजरीवाल हुकूमत ने जुमेरात को तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद CNG और डीजल गाड़ियों के लिए PUCC सर्टिफिकेट फीस में इजाफा कर दिया है और ये इजाफा भी कोई 20 से 40 रुपए के दरमियान का है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शिजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों और बच्चों ने उनको गुलाब के फूल देकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी की तुलना एक्सपायर्ड इंजेक्शन के साथ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के लीडर ही कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हैं, फिर कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं। जो लीडर कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इतनी घुटन है जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी पर भी बात की। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग झूठ की राजनीति चला रहे हैं उनको इस देश की जनता ने अभी भी 3 डिजिट में सीटें नहीं दी। इतना झूठ, इतनी नफरत की राजनीति, इतनी भ्रम की राजनीति के बाद भी उनका आंकड़ा 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाया है। ये सबक है कि 3 बार जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया और 3 डिजिट पार नहीं कर। 25 जून 1975 के काले अध्याय को हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए ताकि कोई देश के अंदर दोबारा इंदिरा गांधी जैसा तानाशाना पैदा हो सके। नीट, यूजी नेट और अब CUET एक के बाद एक ये तीनों एग्जाम सुर्खियों में बने हुए हैं। नीट में धांधली हुई, UGC नेट का इम्तिहान 12 घंटे पहले रद्द कर दिया गया और अब CUET जिसके रिजल्ट के इंतजार में बैठे तलबा की इंतजार की घड़ियां और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें 15 मई को मुल्क भर में CUET UG का एग्जाम हुआ था। इसी बीच कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET एग्जाम के दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और कुछ तलबा ने इल्जाम लगाया था कि CUET UG इम्तिहान खत्म होने के बाद भी कॉलेज इंतजामिया ने कई स्टूडेंट्स का पेपर सॉल्व करवाया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर पर हंगामा शुरू कर दिया था। हंगामे को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस भी बुलाई गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने पुलिस के समझाने के बावजूद भी हंगामा जारी रखा और पथराव भी शुरू किया था। बताते चलें कि NTA ने 7 जुलाई को CUET UG की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। इसके साथ ही उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर इम्तिहान के बारे में किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कोई शिकायत उठाई गई और वो सही पाई गई तो 15 से 19 जुलाई के बीच CUET UG कैंडिडेट्स के लिए फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा। वहीं अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने CUET UG एग्जाम्स को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वाले तलबा का री एग्जाम 19 जुलाई को कराने का ऐलान किया है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा और सभी मुतासरा कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।